एपिसोड 76। फैंग चेन ने मुक्का मारा जिससे शी झू की ढाल तुरंत टूट गई। ड्रैगन हाथी की मुट्ठी, जिसमें ड्रैगन हाथी की शक्ति थी, ने शी झू की छाती पर वार किया। इसे दर्जनों फीट दूर उड़ा दें, जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दें। लेकिन साथ ही चारों ओर से जादुई शक्तियां भी फैंग चेन की ओर आ रही थीं। वह बिल्कुल भी बच नहीं सका और सभी जादुई शक्तियों ने उस पर हमला कर दिया। उसके घर में गैस धधक रही है, पूरी जगह खामोशी थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन अपनी जान के बदले अपनी जान ले लेगा। फैंग चेन, झाओ शिमाई, लिन जुयान, डुआनमू बाइक्स्यू और अन्य लोग आग को घबराहट से देख रहे थे और फैंग चेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन अगले ही पल एक आकृति आग से बच निकली। ये फैंग चेन है। इस समय फैंग चेन बेहद शर्मिंदा स्थिति में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे थे, उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह खून से लथपथ था। जैसे ही वह बाहर आया, उसके मुंह से कई बार खून निकला और वह बहुत कमजोर हो गया। अभी अभी उसने शी झूयों को हवा में मुक्का मारा और जादुई शक्तियों के कई हमलों का सामना किया। सौभाग्यवश जिस समय वह टेलीपोर्ट हुआ, उस समय उसने इन जादुई शक्तियों के आक्रमण पथ को मोटे तौर पर समझ लिया था और बड़ी कठिनाई से महत्वपूर्ण बिंदुओं से बच पाया था। अन्यथा एक बार उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर चोट लगने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जीत की आशा की एक किरण ढूंढने के लिए उसने सबसे साहसिक रास्ता चुना, हत्या के बदले में घाव। यदि इस तरह की आक्रमण पद्धति में थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मेंग्याओ के बचने का मौका जीतने के लिए उसे यह करना होगा। जबकि हर कोई दंग रह गया था, उसने तुरंत ही अपने द्वारा परिष्कृत किया गया उपचारात्मक अमृत पी लिया। साथ ही उसने शेष 11 लोगों को उग्र दृष्टि से देखा। जिस क्षण उन 11 लोगों की नज़र फैंग चेन पर पड़ी, वे अपने दिलों में कांप उठे और उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। सबसे बुरा व्यक्ति कौन है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? ये तो पागलपन है, और पागल आदमी से भी बदतर चीज वह पागल आदमी है जो अपनी जान के लिए बेताब है। अब फैंग चेन एक पागल आदमी की तरह है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है। वह किसी को भी ले जाएगा, भले ही वह मर जाए। शी झू को देखो, वह अब एक गहरे गड्ढे में पड़ा है। उसकी छाती में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। उसके सभी आंतरिक अंग विस्थापित हो चुके हैं। क्या वह बच पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। फैंग चेन, प्रतिस्पर्धा बंद करो, हार मान लो, मैं शव की तलाशी से सहमत हूँ। डुआनमू बाइक्स्यू ने ये दृश्य देखा और चिल्लाया। जब तक फैंग चेन जीवित है, वह अब तथाकथित सम्मान नहीं चाहती। बाइक्स्यू, चिल्लाना बंद करो। डुआनमू, लेकिन अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह मर जाएगा। अगर हम उन लोगों को हरा भी दे तो क्या होगा? नियान जी, जियान हुआ और मेंग परिवार सभी देख रहे हैं। डुआनमू बाइक्स्यू ने चिंतित होकर चिल्लाया। चाहे वह फैंग चेन को कैसे भी देखे, इस लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं थी। डुआनमू, फैंग चेन, लिन जुयान ने कुछ अनुमान लगाया और मेंग्याओ को देखा। यदि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो स्वामी और उसकी पत्नी के अलावा फैंग चेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वह मेंग्याओ है। मेंग्याओ ने फैंग चेन की सबसे कठिन समय में मदद की और यहाँ तक कि निंग तियानचेन से फैंग चेन को बचाने के लिए मेंग परिवार के पूर्वज के पुनरुत्थान के लिए बलिदान बनने के लिए ऊपरी डोमेन में जाने के लिए भी सहमत हो गई। मेंग्याओ ने भी फैंग चेन को जटिल भाव से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन मेंग्याओ के लिए ऐसा करेगा। क्यों परेशान होना? तथाकथित प्रेम में केवल कारण और प्रभाव होता है। यदि आप महाद्वीप के शीर्ष पर कदम रखना चाहते हैं और महाद्वीप पर सबसे मजबूत बनना चाहते हैं, तो आपको सभी कारण और प्रभाव को खत्म करना होगा। प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग जो अनगिनत वर्षों से कारण और प्रभाव में उलझे हुए हैं, चाहे वे कितने भी बुरे हों, अंततः मर जाएंगे। वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति सदैव अकेला होता है। इसे छोड़ देना ही बेहतर है। हो सकता है कि अभी भी आपके पास उम्मीद की एक किरण हो। तथाकथित प्रेम के लिए स्वयं को निराशाजनक स्थिति में डालते रहोगे तो निश्चित रूप से मर जाओगे। मेंग्याओ के शब्द फैंग चेन के दिमाग में गूंज रहे थे और उसे हार मान लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कारण और प्रभाव। फैंग चेन उदासीन दिख रहा था। भले ही वह शर्मिंदा था, फिर भी उसने लोगों को अकेलेपन का एहसास दिलाया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में आवाज के माध्यम से पूछा, तो फिर मुझे बताओ, कारण और प्रभाव को काटने वालों में से इस महाद्वीप में सबसे मजबूत कौन है? इस दुनिया में कोई भी वास्तव में कितियन महाद्वीप के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये लोग जो कारण और प्रभाव को काटते हैं, निस्संदेह उस कदम की सबसे करीब हैं, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह सबसे सटीक तरीका है। मेंग्याओ ने हल्के से कहा।
चूंकि वे लोग शीर्ष पर नहीं पहुंचे, तो वे कैसे कह सकते हैं कि मार्ग बिल्कुल सटीक है। जो लोग सफलता के करीब हैं वे सफल नहीं हैं, केवल वे ही वास्तव में सफल हैं जो सफल हैं। कारण और प्रभाव को अलग करना मेरा तरीका नहीं है, नहीं, इससे मेरा रास्ता साफ होगा। मेरा रास्ता वही है जो मुझे सही लगता है और फिर मैं उस पर चलता रहूंगा। टकराना। एक पल में फैंग चेन की सांस फूल गई। एक ताओवादी पाठ धीरे धीरे प्रकट हुआ जिससे चांद शब्द बना। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आगे बढ़ें। मिंग्याओ की खूबसूरत आंखें घूम गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह विचारों में खोई हुई हो। लेकिन जब सभी ने फैंग चेन को दाओवन के प्रति जागते देखा तो वे होश में आ गए और उसे अचंभित होकर देखने लगे। यद्यपि भिक्षुओं को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और जीवन मृत्यु के संकट के समय में वे ताओवाद के प्रति जागरूक होंगे, लेकिन फिर भी उस दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया। विशेष रूप से फैंग चेन स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह फिर भी भीड़ के सामने गर्व से खड़ा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमला करते रहो। अंततः किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और दहाड़ा। शेष 11 लोगों को होश आया और उन्होंने एक के बाद एक फैंग चेन पर हमला किया, उसे बीमार अवस्था में ही मार डालने की योजना बनाई। फैंग चेन ने उनकी ओर उदासीनता से देखा। इस बार वह पहले की तरह उनसे बचकर नहीं भागा, बल्कि सीधे उनमें से एक की ओर बढ़ा और भयंकर हमला कर दिया। भीड़ की घेराबंदी का सामना करते हुए उसने चकमा देने के लिए अपने वज्रपंख फैलाए, लेकिन सबसे मजबूत ताकत को फोड़ने में सक्षम होने के लिए हर चकमा बेहद रोमांचकारी था। यदि उसे गोली लगती तो वह मरता नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो जाता, और इस तरह के साहस ने आक्रमण के और अधिक अवसर ला दिए। जल्द ही वह एक व्यक्ति के सामने आया और आक्रमणों की बौछार शुरू कर दी। ये देखकर उस आदमी ने फैंग चेन को पीछे हटाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन फैंग चेन ने इन जादुई शक्तियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और जीवन के बदले में फिर से हमला किया। उस आदमी का चेहरा एकदम बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। साथ ही वह चिल्लाया, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। फैंग चेन चोटों के बदले चोटें लेना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके मन में उसके लिए कोई गहरी नफरत नहीं थी, इसलिए फैंग चेन को हराने के लिए खुद को बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह कोई जिंदगी मौत की लड़ाई नहीं थी। आत्मसमर्पण क्यों? जब दूसरे तियांजियों ने ये देखा तो वे क्रोधित हो गए। जब तक दूसरा पक्ष फैंग चेन को रोक सकता है, वे दूसरे पक्ष को फिर से चोट पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे पक्ष को मार भी सकते हैं। इस बार फैंग चेन ने बिना किसी समस्या के एक और व्यक्ति को हटा दिया। ये देखकर कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और तियांजियों को मार डाला। प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह फैंग चेन की दिव्य शक्ति की आभा से भयभीत हो गया, विशेषकर फैंग चेन की हताश दौड़ जिसने उसे जीवन और मृत्यु का एहसास कराया। टकराना। हालांकि ये प्रतिभाशाली योद्धा काफी मजबूत था और उसने हार नहीं मानी, बल्कि फैंग चेन के साथ सीधे युद्ध किया, लेकिन इसकी कीमत ये थी कि तलवार से उसका आधा कंधा कट गया और वह दर्द से बेहोश हो गया। फैंग चेन पर कई जादुई शक्तियों का प्रहार हुआ और उसके मुंह से कई बार खून निकला और वह गिरने ही वाला था। उसके शरीर पर घाव और भी अधिक भयावह हो गए तथा खून जीवन भर के लिए जमा हो गया, मानो वह कभी भी बह जाएगा। लेकिन फैंग चेन किसी अन्य व्यक्ति की ओर ऐसे दौड़ा जैसे ये घाव उसके नहीं थे। टकराना। गड़गड़ाहट। हर कोई युद्ध को अचंभित होकर देख रहा था। कुछ लोग इसे और अधिक नहीं देख सके और उन्होंने अपनी आंखें ढक लीं। दुखी मत हो, फैंग चेन अब खून से लथपथ आदमी में बदल गया है। उसके पूरे शरीर पर घाव हैं। उसके कंधे पर चाकू का घाव था जिससे उसके बाएं कंधे का एक छोटा सा हिस्सा कट गया था और हड्डियां भी टूट गई थी। उसका दाहिना पैर कटा हुआ था और टूटे हुए हिस्से से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर गहरी खरोंच थी जिससे हड्डी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका आधा चेहरा लगभग सड़ चुका था। यहाँ तक कि थंडर विंग्स के आधे पंख भी काट दिए गए थे, जो अत्यंत दयनीय स्थिति थी। दुवानमू बेक्सुए और अन्य लोग रो पड़े। झाओ शिमाए और लिन जुयान पहले से ही किसी भी चीज की परवाह किए बिना फैंग चेन की मदद करने के लिए दौड़े थे, लेकिन नियांजी और जियानहो ने उन्हें रोक दिया। तथापि इस दयनीय उपस्थिति ने न केवल फैंग चेन को लड़ने से रोका, बल्कि उसे और अधिक भयंकर बना दिया। अब वह एक वास्तविक राक्षस, एक अमर राक्षस जैसा है। टकराना। फैंग चेन की छाती में किसी ने छेद कर दिया था और एक खून का छेद दिखाई दिया। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर अनजाने में नरम पड़ गया,
तथा उसके हृदय में शक्तिहीनता की भावना उमड़ पड़ी। लेकिन इस समय उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने सीधे तलवार भगवान के खून की 20 बूंदों को परिष्कृत किया। तुरंत ही उसके शरीर ने फिर से ताकत लगाई और वह मजबूती से खड़ा हो गया। उसी समय उसने उस व्यक्ति पर तलवार से वार किया जिसने ऐसा करने की कोशिश की थी। टकराना। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि फेंग चेन में अभी भी प्रतिरोध करने की ताकत होगी और उसे काट दिया गया। उसकी छाती पर तलवार का गहरा घाव हो गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। समाप्त। रेफरी का गला सूख गया था और वह धीरे धीरे बोल रहा था। इस समय उसने फेंग चेन को बड़ी आंखों से देखा और भले ही वह अच्छी तरह से वाकिफ था, वह इस समय हैरान था, क्योंकि फेंग चेन ने 13 लोगों को खत्म कर दिया था। 13 लोग। वे साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि जियोजो के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं। उनमें से प्रत्येक की ताकत 2 या 3 स्तर अधिक है और फ्यूजन दाव कम से कम 70% है। लेकिन ये लोग एकजुट होकर अकेले फेंग चेन को नहीं हरा सके और 13 लोगों को भी खत्म कर दिया। केवल 2 लोग बचे, फेंग चेन। दुवानामू बैक्सुए पहले ही रो चुकी थी। झाओ शिमाई भी रो पड़ी। यहाँ तक कि लिन जुयान, जिसके चेहरे पर हमेशा एक खाली भाव रहता था, भी भावुक हो गई और उसका चेहरा फेंग चेन के लिए दिल के दर्द से भरा हुआ था। जारी रखना। फेंग चेन ने आखिरी 2 लोगों को ठंडी निगाह से देखा और जोर से चिल्लाया। यद्यपि उन्होंने लोगों को कांपने का एहसास कराया, लेकिन यह नारा ऊर्जा से भरा था और इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। शेष 2 लोग बिना कुछ सोचे ही एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उन 10 से अधिक लोगों को देखा जो रिंग के नीचे उपचार कर रहे थे। विशेषकर शी झू की दयनीय स्थिति को देखकर वे और भी अधिक घबरा गए। हालांकि फेंग चेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे छुआ गया तो वह जमीन पर गिर जाएगा, फिर भी उन्हें कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि फेंग चेन 7वें व्यक्ति से ही ऐसा था। लेकिन वह एक गिलास की तरह था और उसे किसी भी हालत में हराया नहीं जा सकता था। अब और लड़ाई नहीं, हम अब और नहीं लड़ेंगे, हम हार मानते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। वे इस पागल आदमी से लड़ना नहीं चाहते थे। इस आदमी का हर कदम घातक था। यदि वे सभी शीर्ष प्रतिभाशाली न होते तो बहुत से लोग बहुत पहले ही मर गए होते। जहां तक चेहरे का सवाल है, अगर वे जीत भी गए तो क्या हुआ? 15 लोगों का एक व्यक्ति से लड़ना पहले से ही फायदेमंद है। भले ही उन्होंने फेंग चेन को हरा दिया, फिर भी फेंग चेन 15 लोगों को हराने के लिए प्रसिद्ध होगा। जब बाहरी दुनिया उनके बारे में बात करती थी तो वे केवल यही कहते थे कि फेंग चेन के थक जाने के बाद उन्होंने इसका फायदा उठाया। इतना कहकर दोनों सीधे रिंग से बाहर कूद गए। पूरा दर्शक मंडल मौन था तथा सभी अभी भी कुछ कुछ उदासीन थे। सब खत्म हो गया। बहुत दिनों के बाद किसी ने ये प्रश्न पूछा जो पहले से ही एक तथ्य था। उसने सचमुच अकेले ही 15 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को हरा दिया। हे भगवान, उसने ये कैसे किया? ये बहुत मजबूत है। फेंग चेन द्वारा दिखाई गई ताकत से सभी लोग गहरे सदमे में थे और लगातार चिल्ला रहे थे। झाओ पिंगफान ने फेंग चेन को देखा और उसे उच्च मूल्यांकन दिया। यह आश्चर्यजनक है। ये लड़का न केवल मजबूत है, बल्कि उसके पास समृद्ध युद्ध अनुभव भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने प्रति निर्णायक और निर्दयी है। यान मियाओ ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। चोटों के बदले चोट लेना, यह ऐसा काम नहीं है जो हर कोई कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की लड़ाई पद्धति में मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। अगर ये लड़का बड़ा हो जाता है तो वह हम दोनों बूढ़ों से कमजोर नहीं हो सकता। हुन्फ। स्वर्गीय देव महल के स्वामी ने कुछ हद तक असंतुष्ट होकर कहा, वह केवल इसलिए जीत सकता है क्योंकि शेष 15 लोग हताश होकर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि वे हताश होकर लड़ते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दोनों ने स्वर्गीय देव महल के स्वामी के शब्दों का खंडन नहीं किया। वह वास्तव में सही था। तियानजियो हमेशा सतर्क रहा है। फेंग चेन को हराने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभी उनकी खेती का सुनहरा दौर है। अगर उन्हें चोटों के कारण आधे साल तक आराम करना पड़ा तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आधे साल तक अपनी साधना को स्थिर रखने के बाद वही तियानजियो उन्हें पहले ही बहुत पीछे छोड़ सकता है। इसके अलावा फेंग चेन जीत नहीं सका। स्वर्गीय देव हॉल के स्वामी के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने हल्के से कहा, हालांकि यह लड़का 15 तियानजियो की घेराबंदी को हराने में वास्तव में बहुत दुष्ट है, फिर भी वह हारने के लिए अभिशप्त है। इस समय रिंग में नियान जी, जियानहो, हु झुओ और मेंग्याओ परिवार के 3 लोग एक दूसरे को घूर रहे हैं। भले ही फेंग चेन को झाओ शिमाए और लिन जुयान की सहायता प्राप्त हो,
फिर भी उसके पास जियोझोउ में 2 शीर्ष तियानजियों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है। हालांकि उसने 15 लोगों को हराया, लेकिन वे ये भी सोचते हैं कि नियानजी और जियानहुओ ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार दोनों की ताकत मौजूद है और यह संख्या के आधार पर जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। फैंग चेन ने मुंह भर खून थूका और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इस समय वह हार मानने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। उपचार की गोलियों की एक बोतल डालने के बाद वह धीरे से खड़ा हुआ और नियानजी और जियानहुओ को देखा। फैंग चेन की लड़ाकू भावना को देखकर दोनों ने कुछ प्रशंसा प्रदर्शित की। क्या अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? इस हालत में तो तुम चोटों के बदले चोटें भी नहीं ले सकते, जियानहुओ ने मजाक में कहा। नियानजी ने भी ठंडे स्वर में कहा, यदि आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आप अभी भी जीवित हो सकते हैं। लेकिन फैंग चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी, अपने शरीर को सहारा दिया और मंद मंद मुस्कुराया। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम कैसे जान सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तुम्हें सचमुच मौत से डर नहीं लगता? जियानहुओ ने फैंग चेन को गहराई से देखा और कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ अकथनीय है। वे बेवकूफ नहीं हैं। फैंग चेन खुद को परेशान नहीं करेगा, एक निश्चित कारण होना चाहिए। लेकिन वे इसके बारे में सोचने में बहुत आलसी हैं और उनका फैंग चेन की मदद करने का इरादा नहीं होगा। हालांकि वे फैंग चेन को एक मौका दे सकते हैं। जियानहुओ ने कहा, मैं तुम्हें अपने घावों को भरने और हमारे साथ निष्पक्ष लड़ाई का मौका दूंगा। नियानजी ने भी हल्के से कहा, हम उस स्थिति में नहीं हैं जहां हमें आपसे लड़ने के लिए आपका फायदा उठाने की जरूरत हो। युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों के रूप में उनका अपना गौरव है। हालांकि नियानजी पहले भी फैंग चेन से नाखुश थे, लेकिन वह उसे मारना भी चाहते थे। लेकिन जब फैंग चेन गंभीर रूप से घायल था तो उसने उसे मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था और वह ऐसा करने से घृणा भी करता था। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोनों ऐसा चुनाव करेंगे। फैंग चेन को मारने का यह एक बढ़िया मौका है। उसने वास्तव में इस तरह हार मान ली। नाटक कर रहा हूँ, मूर्ख। तियानजियो बस बिगड़ गया है। एक बार जब आप संप्रदाय छोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा करना कितना मूर्खतापूर्ण है। चारों ओर हर कोई कोस रहा था, लेकिन वे केवल अपने दिल में ही कोसने का साहस कर रहे थे। ये दोनों जियोझोउ के 2 सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने उन्हें शाप देने की हिम्मत नहीं की, जैसे उन्होंने फैंग चेन को शाप दिया था। फैंग चेन ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी अधिक प्रशंसा की भावना थी। धन्यवाद। उसने थोड़ा झुककर फिर से हुओ झुओ की ओर देखा। हुओ झुओ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, इसलिए मैं हार मानता हूँ। हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुओ झुओ इतना सहज होगा। हुओ झुओ को चारों ओर के आश्चर्यचकित भावों की परवाह नहीं थी। ये जियोझोउ सम्मेलन उसका मंच नहीं था, अगला सम्मेलन उसका मंच होगा। उसने इसमें भाग लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह इसमें भाग लेना चाहती थी और कुछ अवसर जीतना चाहती थी। जहां तक फैंग चेन जैसे पागल आदमी से लड़ने की बात है, तो उसे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फैंग चेन भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने हाथ झुकाकर धन्यवाद दिया। उसने फिर मेंग याओ की ओर देखा। मेंग याओ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ सिर्फ शो देखने आया हूँ। मेंग परिवार कोई कदम नहीं उठाएगा। मेंग याओ का आश्वासन सुनकर फैंग चेन ने बकवास करना बंद कर दिया और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। ये देखकर लिन जुएयान और झाओ शिमाई उसकी रक्षा के लिए फैंग चेन के पास आए। इस बार नियानजी और अन्य 2 ने उन्हें नहीं रोका और जाने दिया। एक पल के लिए पूरा स्थान शांत हो गया, फैंग चेन के ठीक होने की प्रतीक्षा में। हालांकि फैंग चेन की चोटों को देखते हुए उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में शायद आधा साल लगेगा। अगर वह थोड़ा ठीक भी होना चाहे तो भी उसे कुछ दिन लगेंगे। कुछ लोग असंतुष्ट थे। क्या उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ा? यदि फैंग चेन की चोटें ठीक नहीं हुई होती तो क्या उसे 1 या 2 साल बड़ों के कार्यालय में बिताना पड़ता? लेकिन कुछ महानुभावों ने तो कुछ नहीं कहा, तो फिर वे शिकायत करने का साहस कैसे कर सकते थे? लेकिन कुछ लोग डरे नहीं। स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी ने थोड़ा भौहे सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, दो ताओवादी दोस्तों, ये थोड़ा अनुचित है ना? क्या हमें उसके ठीक होने का इंतजार करना होगा? हर किसी का समय समय है। यान मियाओ ने निर्विवाद रूप से सिर हिलाया। ये वास्तव में थोड़ा लंबा है। लेकिन फिर वह मुस्कुराए और बोले,
क्यों न मैं उनकी मदद करूं और उन्हें जल्द से जल्द ठीक होने दूं। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक सफ़ेद लौ जलने लगी। उसने अपना हाथ हिलाया और सफ़ेद लौ फैंग चेन की ओर उड़ चली। झाओ पिंगफान ने उस पर नजर डाली, लेकिन उसे रोका नहीं। इस अग्नि को जीवन अग्नि कहा जाता है, जो यान मियाओ की 10 अग्नियों में से एक है, और इसका कार्य लोगों को स्वस्थ होने में मदद करना है। लिन जुयान ने यान मियाओ को कार्रवाई करते देखा और तुरंत फैंग चेन को रोक दिया। झाओ शिमाई ने ये देखा और चिल्लाया, इसे अवरुद्ध मत करो, ये जीवन की आग है, ये फैंग चेन को जल्द से जल्द ठीक होने में मदद कर सकती है। ये सुनकर लिन जुयान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर एक तरफ हट गया। वह जानती थी कि झाओ शिमाई उससे झूठ नहीं बोलेगा, और दूसरे पक्ष को भी फैंग चेन की परवाह थी। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में यान मियाओ जिउझोउ के लोगों के सामने एक जूनियर को नहीं मारेगा। जीवन की ज्वाला ने फैंग चेन को घेर लिया। फैंग चेन ने भी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया। जब उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए हानिकारक नहीं है और केवल उपचारात्मक प्रभाव है, तो उसने इस शक्ति को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे पागलपन की हद तक अवशोषित करना शुरू कर दिया। यान मियाओ को तब झटका लगा जब उसने जीवन की ज्वाला से ऊर्जा की अत्यधिक हानि महसूस की। कितनी भयानक भयावह शक्ति है! इस आदमी के शरीर को क्या हुआ? फैंग चेन का शरीर एक जंगली जानवर की तरह था, जो जीवन की ज्वाला को बेईमानी से अवशोषित कर रहा था। आप जानते हैं, जीवन की ज्वाला की शक्ति आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंच सकती है। लेकिन फैंग चेन ने केवल शुरुआती चरण के बारे में पूछा। तार्किक रूप से कहें तो भले ही वह इसे अवशोषित कर सके, ये केवल कुछ अंक ही होंगे, लेकिन इसकी अवशोषण क्षमता उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आपका लड़का कितनी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। अगले ही क्षण उसने जीवन की ज्वाला का संचरण बढ़ा दिया। फैंग चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पालथी मारकर बैठ गया और महसूस किया कि जीवन शक्ति की ज्वाला उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और फिर 36 मध्यांतर रेखाओं के माध्यम से उसके शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित हो रही है। देवताओं और राक्षसों का शरीर जीवन की ज्वालाओं का 10% अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर में लगी चोटें नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से ठीक हो जाती हैं। और जितना अधिक वह अवशोषित करता, फैंग चेन का भौतिक शरीर उतना ही मजबूत होता जाता। जब तक वह चोटों से उबरता रहेगा, उसके देवताओं और राक्षसों के शरीर में सुधार जारी रह सकता है। दिव्य शक्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर से शिखर स्तर तक पहुंचने में उसे अधिक समय नहीं लगा। दूसरे स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। ये देखकर फैंग चेन ने चुपके से आह भरी, यह अफसोस की बात है कि मेरे पास अब कोई शारीरिक प्रशिक्षण कौशल नहीं है, अन्यथा मैं सीधे दिव्य शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होता। बस इतना ही, इस मामले में जल्दबाजी मत करो, पहले चोट से उबर जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में यह विचित्र आग सचमुच अद्भुत है। फैंग चेन की चोटों को ठीक होने में कई महीने लगेंगे, चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो। लेकिन प्राणज्वाला के आशीर्वाद से उनका भौतिक शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया। केवल 1 घंटे बाद ही उनकी अधिकांश चोटें ठीक हो गईं। फैंग चेन बहुत खुश था। अगर वह 1 और घंटे तक इसी तरह चलता रहा, तो वह अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकेगा। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली है। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, और साथ ही वह इस क्षेत्र के लिए तरस भी रहा था। आपको उस अवस्था तक अवश्य पहुंचना चाहिए। उसने मन ही मन अपना मन बना लिया। 1 घंटे बाद आखिरकार उसकी चोटें ठीक हो गईं। मैंने शुरू में सोचा था कि देवताओं और राक्षसों का शरीर इसे अवशोषित करना जारी नहीं रखेगा, लेकिन भौतिक शरीर के ठीक होने के बाद देवताओं और राक्षसों का शरीर अभी भी जीवन की ज्वाला को अवशोषित करना जारी रखता है। न केवल वह इसे चूस रहा है, बल्कि उसके दानतियन में स्थित संसार का विश्व वृक्ष भी इसे चूस रहा है। वे भूखे भूतों के समान हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिला है, और वे लालचवश जीवन की ज्वाला को निगल रहे हैं। फैंग चेन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके देवताओं और राक्षसों का शरीर अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, और साथ ही उसकी साधना भी धीरे धीरे नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से सुधर रही थी। मात्र 1 घंटे में ही वो प्रथम स्तर के शिखर पर पहुंच गए। पुनर्जन्म का विश्व वृक्ष भी धीरे धीरे ऊंचा होता गया और जल्द ही 2 फीट के करीब पहुंच गया। उनका संसार दावन भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, और वह दूसरे स्तर तक पहुंचने से केवल 1 कदम दूर है। लेकिन उनकी पदोन्नति यान मियाओ के लिए एक दर्द थी। इस समय उसके चेहरे पर पहले वाली आत्मविश्वास भरी मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा थोड़ा कठोर था,
लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराहट बनाए रखी। कोई अन्य कारण नहीं है। वह जीवन की ज्वाला की शक्ति को भयावह गति से लुप्त होते हुए महसूस कर सकता था। भयावहता आने में अधिक समय नहीं लगेगा और जीवन की ज्वाला की सारी शक्ति अवशोषित कर ली जाएगी। इससे उसे बहुत पीड़ा हुई। ये वह शक्ति थी जिसे उसने सैकड़ों वर्षों से बचाकर रखा था और उसने वास्तव में फॉन्टेन का व्यर्थ में फायदा उठाया। मैंने शुरू में सोचा था कि दूसरी पार्टी के लिए 1 या 2 साल के लिए सत्ता को अवशोषित करना पर्याप्त होगा, लेकिन दूसरी पार्टी एक अथाह गड्ढे की तरह थी और बिल्कुल भी नहीं रुक सकती थी। नहीं, अगर मैंने इस बच्चे को और चूसने दिया तो मुझे डर है कि मेरी जीवन की लौ सैकड़ों सालों में भी वापस नहीं आ पाएगी। अपने हाथ की एक पुकार से उसने जीवन शक्ति की ज्वाला को बुझा दिया। फैंगचेन दाव क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने से केवल 1 कदम दूर था और जब उसकी शक्ति अचानक गायब हो गई तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन वह लालची व्यक्ति नहीं है और वह इस अप्रत्याशित खुशी से बहुत संतुष्ट है। तुरंत उसने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ, यान मियाओ की ओर अपने हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। यान मियाओ मुस्कुराया और कहा, आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस आपकी चोटों से उबरने में आपकी मदद करूंगा। उसने मन ही मन कोसा, तुम बहुत असभ्य हो, तुमने मेरे जीवन की सारी लपटें चूस लीं। बेशक वह वैसे भी ऐसा नहीं कह सकता था, अन्यथा आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। फैंगचेन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम फिर से ठीक होना चाहते हो? फैंगचेन को जागते देख झाओ शिमाए और लिन जुयान जल्दी से आगे बढ़े। फैंगचेन ने अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। झाओ शिमाए ने कहा, हमें यही करना चाहिए। फैंगचेन, अगली लड़ाई क्या है? लिन जुयान ने चिंतित होकर पूछा। हालांकि फैंगचेन ने 15 प्रतिभाशाली लोगों को हराया, इसका मतलब यह नहीं था कि वह नियानजी और जियान हुओं को हरा सकता था। फैंगचेन ने कहा, आप लोग किनारे से देख रहे हैं। अगली लड़ाई में चाहे जो भी हो, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे अपनी चोटों से उबरने की अनुमति दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दोनों महिलाओं को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दे सकता था। हालांकि लिन जुयान और झाओ शिमाई चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने फैंगचेन के दृढ़ चेहरे को देखा तो उन्होंने अंततः आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और रिंग के कोने में चले गए। फैंगचेन ने जियानहुओ और यानमियाओ को देखा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, आप दोनों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अब शुरू करने का समय आ गया है। जियानहुओ ने फैंगचेन को देखा और कहा, ठीक हो गए। ठीक हो गया। फैंगचेन ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलिए शुरू करते हैं। क्या आप पहले मुझे चुनौती देना चाहते हैं या आप पहले साथी ताओवादी नियानजी को चुनौती देना चाहते हैं? दोनों एक साथ। मिंग्याओ की आवाज फैंगचेन के दिमाग में आई। फैंगचेन ने मिंग्याओ को ठंडे भाव से देखा, लेकिन इस बार उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी कोशिश करना चाहता था। उन्होंने कहा, 2 ताओवादी साथी, आइए हम एक साथ मिलें। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। ये बच्चा सचमुच मौत से नहीं डरता। उसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। वह सचमुच सोचता है कि वह अजेय है क्योंकि उसने 15 तियानजियों को हराया है। नियान तियानजियो, जियान तियानजियो, एक साथ हमला करो, उसे मार डालो। वह हम पर नजर रख रहा है लुओ तियानियो। आसपास के लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे कि काश वे दौड़कर आते और फैंगचेन को टुकड़ों में काट डालते। चारों ओर से आ रही चीख पुकार को देखते हुए फैंगचेन शांत रहा और उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। नियानजी और जियानहुओ ने फैंगचेन को गहराई से देखा। मुझे सच में नहीं पता कि आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है, लेकिन अगर आप हम दोनों को एक ही समय में चुनौती देना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास क्षमता है या नहीं। नियानजी ने हल्के से कहा। जियानहुओ सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला, मैं पहले आपसे लड़ूंगा। नियानजी ने कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप योग्य हैं या नहीं। फैंगचेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर फैंगचेन और जियानहुओ रिंग के केंद्र में खड़े हो गए। क्या हम शुरू कर सकते हैं? जियानहुओ ने पूछा। हाँ, फैंगचेन ने सिर हिलाया। अगले ही पल जियानहुओ का शरीर आग की लपटों में घिर गया और उसके बाल धधकती आग में बदल गए। उसी समय एक जलता हुआ बाघ प्रकट हुआ और उसे घेर लिया। ये वरिष्ठ भाई जियान की उग्र बाघ तकनीक है। ये वरिष्ठ भाई जियान की प्रसिद्ध जादुई शक्ति है। उन्होंने वास्तव में शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भाई जियान गंभीर होने जा रहा है। वह आदमी खत्म हो गया है।
जेहू शेनशान के शिष्यों ने ये दृश्य देखकर उत्साह से चिल्लाया। फैंग चेन ने जब ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसके हाथों में रोशनी चमक उठी और तुझी तलवार और दिव्य दंड तलवार प्रकट हुई। जियानहुओं का सामना करते हुए, जो कि दाव के 5वें स्तर पर था, उसने कोई भी आरक्षण रखने की हिम्मत नहीं की। फैंग चेन के हाथ में जादुई हथियार को देखकर जियानहुओं के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखे, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ हिलाया। बाघ दहाड़ा फैंग चेन की ओर दौड़ा। ये देखकर फैंग चेन ने 2 तलवारें पकड़ ली और सीधे मार डाला। भागते समय उसका पूरा शरीर बदल गया, सीधे भगवान और दानव के दूसरे रूप में प्रवेश किया। टकराना, वह बाघ से टकरा गया, लेकिन जब वे टकराए तो फैंग चेन हैरान रह गया कि इस भयंकर बाघ में वास्तव में दाओ के मार्ग के 5वें स्तर की ताकत थी, और जिस उग्र आग को उसने नियंत्रित किया था वह बेहद भयंकर थी, जो देवताओं और राक्षसों की उसकी शक्ति से कम नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड तक लड़ाई हुई और वह बड़ी मुश्किल से ही उस भयंकर बाघ से बराबरी पर लड़ सका। बहुत मजबूत, फैंग चेन मन ही मन हैरान हो गया। ये खूंखार बाघ कोई राक्षस नहीं था, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। नियान जी को यह दृश्य देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। भाई जियान की भयंकर ज्वाला बाघ कला और भी मजबूत होती जा रही है। एक बाघ में ही इतनी ताकत होती है, उसने हल्के से कहा। सिर्फ एक बाघ? ये सुनकर फैंग चेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। पता नहीं कब उसके पीछे एक और खूंखार बाघ प्रकट हो गया। 2 पंजों ने उस पर हमला कर दिया। पंजे के आने से पहले ही एक भयानक बाघ शक्ति ने हमला कर दिया। वह हिल नहीं पा रहा था। सौभाग्य से इस महत्वपूर्ण क्षण में दुष्ट दानव ढाल खुद ही इसकी रक्षा करने के लिए भाग जाता है। फैंग चेन के लिए अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध करें, लेकिन फैंग चेन फिर भी पीछे की ओर उड़ गया। उसकी छाती पर पंजे का गहरा निशान दिखाई दिया और खून बहता रहा। भले ही उसने केवल अवशिष्ट शक्ति का ही सामना किया हो, फिर भी उसमें निहित शक्ति ने फैंग चेन को घायल कर दिया, जो इसकी भयानक शक्ति को दिखाने के लिए पर्याप्त है। आपको पता होना चाहिए कि फैंग चेन के पास दिव्य शक्ति के दायरे में एक भौतिक शरीर है, और वह एक देवता और दानव का शरीर भी है, जो एक साधारण प्रथम और द्वितीय स्तर के रहस्यमय जादुई हथियार से बदतर नहीं है। यदि उसने इस प्रहार को बलपूर्वक झेला होता तो संभवतः फैंग चेन का सफाया हो जाता। ये क्यूशू में असली शीर्ष प्रतिभा है। फैंग चेन अपने सीने पर एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दोनों हाथों से थपथपाता रहा और घाव को बंद करने की कोशिश करता रहा। हालांकि उन्होंने पाया कि देवताओं और राक्षसों के शरीर की भयानक पुनर्प्राप्ति क्षमता ने अपना प्रभाव खो दिया था और पंजे के घावों से उबरना असंभव था। ये बेकार है। लेहू, जो फैंग चेन के पास चुपके से आया था, बोला। उसकी आवाज जियानहुओं से अलग नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरे पंजे के हमले में बुराई है, और एक बार ये लग जाए तो यह और भी खराब हो जाएगा। लेकिन आप अद्भुत हैं। आप पर लगी खरोंच जल्दी खराब नहीं हुई। आपका शरीर वास्तव में काफी मजबूत है। ये खूंखार बाघ जियानहु है, और यह उनके लीजी यानहु जुए का असली रूप है। साथ ही दाववादी फैंग, युवा पीढ़ी में 3 से अधिक लोग नहीं हैं जो मुझे इस तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब आप चौथे हैं। मेरे कदम से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। टकराना। दोनों बाघ फैंग चेन की ओर दौड़े। इससे पहले कि हु कुछ कह पाता, एक भयंकर दबाव ने उसे घेर लिया। फैंग चेन ने इसे ऐसे देखा जैसे उसने स्वर्ग और पृथ्वी के 2 विशालकाय जानवरों को अपनी ओर बढ़ते देखा हो। यह आत्मा का दमन था। सौभाग्य से अविचल मन विधि अपने आप काम करती है और इस दबाव को दूर कर देती है। ये सच है कि वह जीजों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह वास्तव में असाधारण है। शांत होने के बाद फैंग चेन को प्रतिक्रिया का डर नहीं था। जियानहु ने जो ताकत दिखाई वह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चाहे वह अनुभव हो, युद्ध हो या जादुई शक्तियां हो, वह बेहद शक्तिशाली था, जिससे उसे उत्पीड़न का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यदि वह बाय बाय होती तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष की ताकत से बहुत ईर्ष्या करती। लेकिन इसके विपरीत फैंग चेन बहुत उत्साहित और आभारी था कि वह इतने मजबूत आदमी से लड़ सकता था। जो है सामने रखो। फैंग चेन गुस्से से दहाड़ा। अपनी तलवार उठाओ और मार डालो। दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए, लेकिन इस बार वह पहले की तरह उदासीन नहीं था, लेकिन फैंग चेन को कसकर दबा दिया गया था। दोनों बाघों के हमले न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि उनका समन्वय भी बेजोड़ है, और इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर फैंग चेन के हाथ में 2 तलवारें न होती और एक तलवार बाघ का प्रतिरोध कर सकती, तो वह मौके पर ही मारा जाता।
लेकिन फिर भी उसे बार बार पीटा गया और जल्द ही उसके शरीर पर निशान पड़ गए। क्या क्या आपके पास बस इतना ही है? जियानहुओ थोड़ा निराश लग रहा था। फैंग चेन जोर से हंसे और कहा, बेशक बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगले ही पल 15 दाओवेन उसके पीछे प्रकट हुए। चांग शब्द वाले ताओवादी पाठ को छोड़कर अन्य सभी दूसरे स्तर के ताओवादी पाठ हैं। क्या आप दाओवन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? जियानहुओ को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसके पीछे 12 दाओवेन प्रकट हुए, वे सभी लेवल 2 दाओवेन थे। यद्यपि दाओवन फैंग चेन से कम शक्तिशाली है, फिर भी उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। वास्तव में कुछ ताओवादी ग्रंथ हैं, लेकिन ताओवादी ग्रंथों की समझ और अनुप्रयोग के संदर्भ में ये निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उन्होंने गर्व से कहा। तो फिर कोशिश करके देखो। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था। टकराना। दोनों पक्ष पुनः भिड़ गए। मैंने फैंग चेन के 4 पात्रों ड्रैगन, हाथी, बल और युद्ध को एक साथ काम करते देखा। अचानक उसके पीछे ड्रैगन हाथी की छाया दिखाई दी, लेकिन ये सामान्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक मुक्का ड्रैगन हाथी ने पीछा किया और उसी समय चरित्र मुट्ठी के साथ दाओवन ने पीछा किया। सहयोग करने के लिए 4 और दाओवन की आवश्यकता है। ड्रैगन हाथी मुट्ठी की शक्ति तुरंत मिलान करने के लिए बढ़ गई। जियानहुओ को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पीछे ढाल, पलायन, कवच, जुबान और वो के 5 ताओवादी प्रतीक प्रकट होते हैं। अचानक हवा से एक विशाल जुआनवु प्रकट हुआ। भयानक दबाव फूट पड़ा। फैंग चेन ने जुआनवु शैल पर मुक्का मारा। टकराना। कठोर अंगूठी तुरंत टूट गई। सबको लगा जैसे धरती हिल रही है। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ढहने वाला है। सौभाग्य से तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय के कई शक्तिशाली विशेषज्ञों ने गठन को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की, ताकि दोनों पुरुषों की शेष शक्ति बाहर प्रभावित न हो। सभी लोग अचंभित होकर अंगूठी की ओर देखने लगे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। यह अब वेंडाओ के शुरुआती और मध्य चरणों की लड़ाई नहीं है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह वेंडाओ के बाद के चरणों या यहाँ तक की चरम की लड़ाई है। लेकिन उनमें से एक ने केवल 5वें स्तर के बारे में पूछा और दूसरे ने केवल पहले स्तर के बारे में पूछा। क्या ये सबसे बड़ा कुकर्मी है? क्या ये दाओवन के सहयोग की भयानक शक्ति है? फैंग चेन और जियानहुओ के बीच दाओवन युद्ध यही समाप्त नहीं हुआ। दोहरे अंक वाले डोबुन वाले 2 लोग लगातार अलग अलग हमले के तरीकों को लॉन्च करने के लिए डोबुन का उपयोग करते हैं। हर कोई चकित था और साथ ही साथ बेहद हीन महसूस कर रहा था। ये सोचकर कि उसके पास केवल कुछ ही दाओवेन हैं, वह केवल 5 या 6 आक्रमण विधियों का उपयोग कर सकता था। और फैंग चेन और जियानहुओ जब चाहे मिलकर भयानक ताओवादी जादुई शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। सिर्फ 1 दर्जन सांसों में वे दोनों ताओवादी हमलों के 30 से ज्यादा संयोजनों को प्रकट कर सकते हैं। इस व्यक्ति की तुलना सचमुच मृतकों से की जा सकती है। टकराना। दुनिया बदल गई है। अखाड़े का आधा हिस्सा आग की लपटों से जल रहा है और आधे हिस्से में देवता और राक्षस एक साथ मौजूद हैं। दोनों के बीच लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। दाओवन, अलौकिक शक्ति, कुंग फू, वे अखाड़े में बमबारी करते रहे, जिससे हर कोई ध्यान से देखता रहा। इस तरह की लड़ाई बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ लोगों को तो दोनों के बीच की लड़ाई देखकर समझ आ गई और उन्होंने सीधे अभ्यास करना शुरू कर दिया। विजेता का फैसला करने का समय आ गया है। झाओ पिंगफान ने फैंग चेन और उन दोनों की ओर देखा और कहा, मास्टरों के बीच लड़ाई बहुत लंबी नहीं होगी और विजेता मूल रूप से एक पल में निर्धारित किया जाएगा। इस समय या तो प्रतिद्वंद्वी ने कोई त्रुटि दिखाई या कोई गलती की, लेकिन चाहे वह फैंग चेन हो या जियानहुओ, दोनों के पास समृद्ध युद्ध का अनुभव है और उन्होंने उच्च आवृत्ति की लड़ाई में कोई खामी नहीं दिखाई। इसलिए यदि आप विजेता का निर्णय करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंत में किसके पास बेहतर साधन है या किसके पास अधिक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है। जियानहुओ अभी भी एक बाघ में बदल गया, लेकिन शुरुआत की तुलना में उसका भयंकर बाघ रूप अधिक शक्तिशाली है। यह उसका तीसरा भयंकर बाघ रूप है, लेकिन फिर भी वह फैंग चेन को हरा नहीं सकता। लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं था। जब फैंग चेन ने 15 प्रतिभाशाली लोगों को हराया तो वह जानता था कि दूसरा पक्ष एक मजबूत दुश्मन था। हालांकि उसने फैंग चेन को थोड़ा दबा दिया, लेकिन इससे फैंग चेन को हराना असंभव था और यदि वह इसका सेवन जारी रखता तो उसे निश्चित रूप से हानि होती। फैंग चेन 15 लोगों की घेराबंदी के तहत अभी भी आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ था और अगर वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा करता तो निश्चित रूप से हार जाता। मैंने जियानहुओ के पीछे एक डबल ताओवादी पार्ट देखा।
दो खूंखार बाघ तुरंत चार में बदल गए। उसी समय उनके सिर पर एक ताओवादी पाठ प्रकट हुआ। चारों खूंखार बाघ एक जैसे दिख रहे थे, उनका दबाव और ताकत एक जैसी थी। ये जियान तियानजियो के चार ज्वलंत बाघ हैं। भाई, ये गंभीर है। फैंग चेन को हारना तय है। ये भाई जियान की सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियों में से एक है। जेहू शेनशान और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और उत्साह से चिल्लाए। जियानहुओं की चालों का संचय बहुत तेज था और चारों खूंखार बाघ एक स्थान पर आ गए और उनके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। खूंखार बाघ सूर्य के समान थे और उनकी चमकदार रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया था। अगले ही पल एक विशाल सूर्य किरण सीधे फैंग चेन पर पड़ी। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। जियानहुओं की जादुई शक्ति बहुत तेज थी और उसके पास अपनी महान जादुई शक्ति का उपयोग करने का समय ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसने चार दाव ग्रंथों का इस्तेमाल किया, भेदन, वज्र, भेदन और गति, बहुत तेजी से। दो तलवारों से वार करो। एक क्षण में अनगिनत तलवार के कांटे उसमें चुभ गए। यह ऐसा था जैसे सूर्य की किरणों की ओर एक तूफानी बारिश आ रही हो। बैंग बैंग बैंग, दोनों पक्ष एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन फैंग चेन के चार दाव ग्रंथों से निकले तलवार के कांटे तुरंत टूट गए और वे एक पल के लिए भी सूर्य की किरण को अवरुद्ध नहीं कर सके। ये देखकर फैंग चेन इसे रोकने के लिए केवल दानव शील्ड को बुला सकता था। उसी समय उसने अपने हाथ अपनी पीठ पर रखे और आकाशीय बर्फ क्रिस्टल प्रकट हुआ। टकराना, सूर्य की किरणें दानव ढाल पर पड़ी। इसने उसे तुरंत इस हद तक हिला दिया कि वह ढहने की कगार पर पहुंच गया और अगले ही पल वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया। लेकिन अचानक जियानहुओं ने दिशा बदल दी। दाईं ओर विस्फोट। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि जियानहुओं ने अचानक दिशा क्यों बदल दी। लेकिन जब सूर्य की किरणें शून्य पर पड़ीं और एक आकृति उभरी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया। जेहू शेनशान के एक शिष्य ने उपहास किया। फिर फैंग चेन ने क्रिस्टल क्लोन का फिर से उपयोग किया, ये सोचकर कि वह इस तरह से वरिष्ठ भाई जियान को धोखा दे सकता है। हास्यास्पद, वरिष्ठ भाई जियान कौन है? उसे इतनी आसानी से कैसे धोखा दिया जा सकता है? एक अन्य व्यक्ति ने गर्व से कहा। सभी ने सिर हिलाया। जियानहुओ एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये जानने के बाद कि फैंग चेन के पास ये जादुई शक्ति है, उसे आसानी से कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है। हाय! अचानक यान मियाओ ने हल्की सी आह भरी और असहाय होकर कहा, जियानहुओ हार गया। उन्होंने यह बात बिना किसी छिपाव के कही और श्रोताओं में से अधिकांश लोगों ने इसे सुना। हर कोई अचंभित और भ्रमित था। जियानहुओ ने स्पष्ट रूप से फैंग चेन को मारा। ये कैसे कहा जा सकता है कि जियानहुओ हार गया? रुको, कुछ गड़बड़ है, किसी ने कहा। सभी ने अंगूठी की ओर देखा और अचानक देखा कि फैंग चेन का शरीर, जो सूर्य की किरण से टकराया था, अचानक हिल गया और त्यानिक्सुएजिंग और एक अंगूठी में बदल गया, जो कि शैडो निंजा रिंग थी। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। जियानहुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अच्छा नहीं है। उसने फैंग चेन की ओर देखा जो प्रतिरोध करने के लिए दानव ढाल पकड़े हुए था। वह असली शरीर था। ये पता चला कि फैंग चेन ने त्यानिक्सुएजिंग को सामने से प्रतिरोध करने नहीं दिया, बल्कि उसे शैडो निंजा रिंग पहनने और चुपके से भाग जाने दिया। वह जानता था कि दूसरे पक्ष ने उसे पहले भी दूसरों को धोखा देने के लिए त्यानिक्सुएजिंग का उपयोग करते देखा था और तियानजियो की सावधानी के साथ वह निश्चित रूप से उसकी हर हरकत पर ध्यान देगा। इसलिए उसने इसका फायदा उठाया और उसके खिलाफ एक चाल चली। और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा था। हालांकि जियानहुओ केवल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था, ये क्षण फैंग चेन के लिए जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त था। उसके हाथ में जो भाला आए, उसने उसे फेंक दिया, बिना ये जाने कि कब। भयानक शक्ति ने तत्काल भाला को हवा में तोड़ दिया। एक पल में ये जियानहुओ के सामने था। जियानहुओ का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह फैंग चेन के भयंकर हमले का विरोध करने के लिए तैयार था। हालांकि उसने फैंग चेन को एक मौका दिया था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि जब तक वह विरोध करेगा, एक मौका जरूर मिलेगा। धमाका! लेकिन जिस समय फैंग चेन ने तत्काल भाला फेंकी, उसके पीछे थंडर विंग्स फड़फड़ाने लगे। गरज और बिजली के साथ ये जियानहुओ के पीछे आ गया। उसी समय दो तलवारें नीचे गिर गईं। इस आगे और पीछे के हमले ने तुरंत जियानहुओ को नुकसान में डाल दिया। यदि वह पीछे से रास्ता रोक लेता तो फैंग चेन आगे की ओर टेलीपोर्ट हो सकता था। अगर उसने सामने से रास्ता रोक दिया तो फैंग चेन सीधे हमला कर सकता था। यह एक मृत अंत है। उसने खो दिया है। टकराना! फैंग चेन की दोनों तलवारें गिर गईं, लेकिन उनसे जियानहुओ को कोई चोट नहीं पहुंची।
एक चाकू ने उसकी 2 तलवारों के हमले को रोक दिया और नियांजी ने कार्रवाई की। फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि नियांजी ने उसी समय कार्रवाई शुरू कर दी थी जब उसने कार्रवाई की थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की गति ने उसे अभी भी चौंका दिया। ये गति थंडर विंग्स के साथ उसकी गति से धीमी नहीं थी। उसने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि एक और हटकर सभी जादुई हथियारों को वापस बुला लिया और फिर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कार्रवाई करोगे। नियांजी ने शांति से फैंग चेन को देखा और कहा, बहुत बढ़िया, वास्तव में अद्भुत। आप अभी की स्थिति में ऐसा निर्णय ले सकते हैं। आपने वास्तव में आईक्यू के मामले में भाई जियान को हरा दिया है। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? जियानहुओ तुरंत असंतुष्ट हो गया। नियांजी के शब्द स्पष्ट रूप से उसका अपमान कर रहे थे। हालांकि नियांजी ने उसे अनदेखा किया और कहा, लेकिन इस तरह की छोटी सी बुद्धि लालित्य के हॉल में रहने के योग्य नहीं है। चलो और अधिक सीधे तौर पर लड़ें। ओह, फैंग चेन ने उत्सुकता से पूछा, आप कितना सीधा होना चाहते हैं? नियांजी ने अपना हाथ उठाया और कहा, एक चाल परिणाम निर्धारित करती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? फैंग चेन, उसकी बात मत सुनो। अचानक मेंग याओ की आवाज फैंग चेन के कानों में पहुंची। उसने कहा, उसके पास 9 स्वर्ग दानव दमन टॉवर नामक एक जादुई शक्ति है। वह एक समय में 15 दाओवन को जोड़ सकता है और इसे दबाने के लिए इसे एक दानव टॉवर में बदल सकता है। यहाँ तक कि एक शीर्ष दाववादी को भी उसका विरोध करना मुश्किल होगा। एक समय में 15 दावों को जोड़ने की जादुई शक्ति। फैंग चेन ने सांस ली। भले ही वह एक शक्तिशाली हमला करने के लिए अधिकतम 10 दाओवन को ही साथ में जोड़ सकता था, लेकिन दूसरा पक्ष वास्तव में 15 दाओवन को जोड़ सकता था। ऐसा करने के लिए दाओवन की एक निश्चित स्तर की समझ की आवश्यकता थी। कम से कम इस समय तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन वह पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके लिए तत्पर रहे। वह 15 दाओवन चलाने की जादुई शक्ति और इसकी शक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थे। ये जादुई शक्ति की कोशिश करने के लिए सही है जिसे मैंने भगवान और दानव अंशों के चौथे स्तर का अभ्यास करने के बाद महसूस किया। ये सोचकर उन्होंने झाओ शिमाई को एक आवाज संदेश भेजा और कहा, अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो मेरी गति 3 अंक कमजोर हो जाएगी। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो मेरे हारने की संभावना अधिक है। जियानहुओ की हार का कारण ये था कि दूसरा पक्ष अंत में थोड़ा चिंतित था। यदि वह इसी तरह डटे रहे तो भी यह निश्चित था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और नियांजी उसे जियानहुओ की तरह कभी यह अवसर नहीं देंगे। इस मामले में आमने सामने की टक्कर ही बेहतर है। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। झाओ शिमाई ने फैंग चेन की बातें सुनी और तुरंत उसे मनाना बंद कर दिया। जब नियांजी ने ये प्रस्ताव रखा तो दूसरी पार्टी पहले ही पहल कर चुकी थी और फैंग चेन के पास कोई विकल्प नहीं था। तो फिर तुम्हें सावधान रहना चाहिए और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह उसे केवल याद दिला सकती थी, चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वही लड़ाई नहीं हार सकता था। फैंग चेन के दृढ़ स्वर को देखकर झाओ शिमाई को पता था कि वह उसे मना नहीं सकती। लेकिन जब तक फैंग चेन खतरे में था, वह किसी भी हालत में कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके छोटे विचार फैंग चेन और नियांजी से छिपे नहीं रह सके। मैं नहीं चाहता कि अगली लड़ाई में अन्य लोग शामिल हों, नियांजी ने कहा। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था, और वह नहीं चाहता था कि दोनों महिलाएं इसमें शामिल हों, इसलिए उसने कहा, आप पहले मंच से उतर जाएं, और आप अगली लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते चाहे कुछ भी हो। यह उसके और मेंग परिवार के पूर्वज के बीच एक शर्त थी, और मेंग याओ की सुरक्षा के लिए उसे इसका पालन करना पड़ा। झाओ शिमाई कहना चाहती थी, नहीं, लेकिन जब उसकी नज़र फैंग चेन की गंभीर, अडिग निगाहों से मिली तो वह बोल नहीं सकी। नीचे जाना, लिन जुया ने झाओ शिमाई से कहा। उसने किसी कारण से ऐसा किया। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो वह जीवन भर खुद को दोषी मानेगा। उसने ऐसा क्यों किया? झाओ शिमाई बेवकूफ नहीं है। उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि फैंग चेन के पास छिपाने के लिए कुछ था। मंच से उतर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, लिन जुएयान ने कहा। झाओ शिमाई ने यह सुना और अपने दांत पीसते हुए लिन जुएयान के साथ मंच से उतर गया। जियानहुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मंच से छलांग लगा दी। चूंकि वे पहले ही हार चुके हैं, इसलिए वे मंच पर नहीं रहेंगे। जब वे मंच से चले गए तो फैंग चेन और नियांजी को छोड़कर मेंग परिवार से केवल 3 लोग ही बचे थे। उन दोनों को अपनी ओर देखते देख मेंग याओ ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से नहीं लड़ूंगा। अगर मैं लड़ूंगा
तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। जैसे ही आवाज गिरी, दोनों की ओर भारी दबाव बढ़ गया। इस समय उन दोनों को एक संकट का एहसास हुआ जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकता था। ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन केवल दूसरे पक्ष के विचारों में ही था। हालांकि दबाव जल्द ही हटा लिया गया, लेकिन दोनों पहले से ही पसीने से तर थे। फैंग चेन को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार दूसरा पक्ष मेंग परिवार का पूर्वज था। नियान जी बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेंग याओ इतना मजबूत होगा। ये जिउझोउ सम्मेलन वास्तव में प्रतिभाओं से भरा हुआ है। वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने सोचा था कि इस जिउझोउ सम्मेलन का पहला हाथ पकड़ा जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अनिश्चित है। उसने मेंग याओ का पीछा करना जारी नहीं रखा, बल्कि फैंग चेन को हराने और फिर उसके साथ युद्ध करने की तैयारी की। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों मंच के बीच में आ गए और एक ही चाल से परिणाम तय करने को तैयार हो गए। हर कोई घबराकर ये दृश्य देख रहा था। अभी मेंग याओ के दबाव ने केवल फैंग चेन और अन्य दो को कवर किया था, और अन्य लोगों को मेंग याओ के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अंतिम जीत दोनों के बीच तय होगी। क्या नियान जी अपना पहला स्थान बरकरार रख पाएंगे, या फिर फैंग चेन शानदार शुरुआत करेंगे? नतीजा जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन दोनों को हमला करने की कोई जल्दी नहीं दिखी। नियान जी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, जो पहले अकेले त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में घुस गए थे, मेरे विपरीत दिशा में खड़े हो सकते हैं। वह जानता था कि फैंग चेन ने पहले ही त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में सगाई तोड़ दी थी, और वह ये भी जानता था कि उसने इंपीरियल गार्ड के सबसे कठिन 3 स्तरों को पार कर लिया था। लेकिन उसने अभी भी फैंग चेन को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उस समय फैंग चेन अभी भी एक चींटी थी। बाद में उसने सुना कि फैंग चेन ने फिर से त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में प्रवेश किया, झाओ शिमाई को चुनौती दी और उसे हरा दिया। उस समय वह फैंग चेन से थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उसे अभी भी ये लिंग की परवाह नहीं थी, जो झोयुआन स्टेशन के दाव क्षेत्र में था। यहाँ तक कि अंत में भी वह वैसा ही था जब उसने अकेले 15 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब उसने जियानहुओं को हराया, तो वह अपने होश में आया और पाया कि फैंग चेन की विकास दर बेहद आश्चर्यजनक थी, और वह धीरे धीरे खुद के करीब पहुंच रहा था। अब तो वह उसके विपरीत दिशा में भी खड़ा हो गया है और उससे लड़ भी सकता है। क्या यह असली राक्षस है? उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। मैंने सोचा था कि उनकी प्रतिभा झाओ शिमाई के बाद दूसरे स्थान पर थी, और उन्हें जिउझोउ में दूसरे स्थान पर माना जा सकता था। लेकिन फैंग चेन के प्रकट होने से उसे गहराई से एहसास हुआ कि लोगों के परे भी लोग हैं और स्वर्ग के परे भी स्वर्ग है। उसे अभी भी लंबा सफर तय करना है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले भी कहा था कि तुम जूनियर सिस्टर झाओ के लायक नहीं हो, क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल। गुप्त क्षेत्र में दोनों के बीच अप्रिय टकराव हुआ और वे लगभग लड़ने लगे। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से इसे कभी नहीं भूलेगा। नियान जी ने कहा, मैं अभी भी यही कहता हूँ, आप जूनियर सिस्टर झाओ के योग्य नहीं हैं। केवल मुझे हराकर ही तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम योग्य हो।